नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो हम लोग अभ्यास सीरीज कर रहे थे, जिसमें काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आए थे किसी कारणवश। ठीक है, तो उस अभ्यास सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 40,000 MCQ के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी में भी क्लास नंबर 17 है, 17वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 16 क्लासेस हो चुकी हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप जाके प्लेलिस्ट देखिए और कोई भी समस्या हो कमेंट में बताइए। ठीक है, जैसे जियोग्राफी में कई लोगों ने कहा कि समस्या आती है वर्ल्ड जियोग्राफी में खासकर, तो मैंने आपको ज़्यादातर वर्ल्ड जियोग्राफी में मैपिंग बेस ही बताया है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा लिखवाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैप पे बताया है, जिस क्योंकि मैप में जल्दी याद हो जाती चीज़ें। ठीक, तो उसका भी आप प्लेलिस्ट पे जाके वर्ड मैपिंग में पूरी चीज़ें देख सकते हो। वर्ड मैपिंग लगभग समाप्त है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और एक बात का दावा है कि आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो प्रश्न है वो जरूर मिल रहे होंगे यहाँ से। ठीक है ना, इस बात की गारंटी है, प्रश्न भी मिल रहे होंगे और जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ उससे भी प्रश्न मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉलिटी की क्लास 17 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। और प्रश्न से हमको एक बात पता चल गई है क्या, कि भैया ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है ना, तो पंचायती राज के प्रश्न भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। 11 फरवरी को जो आरओ हुआ था उसमें भी पंचायती राज से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो पंचायती राज खासकर यूपी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायती राज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो समझते हैं कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कुल मिला के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो इसके संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। और उसके बाद है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। तो देखिए समझिए, इसमें समझिए, मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो इसका प्रावधान, किसका प्रावधान, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किसमें, पंचायती राज संस्थाओं में 243D में है। ये बिल्कुल सही आर्टिकल है। उसके बाद दिया है, उसके बाद जो दूसरा दिया है क्या कह रहा है कि यह आरक्षण जो है अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि तक सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। मतलब 334 की अवधि जो दी गई है उसी के तहत यह आरक्षण दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो पहली बात तो पहला सही है, ऑप्शन इज द राइट। दूसरी चीज, यूपी पीसीएस जे 2023 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। तीसरी चीज आप समझिए, देखिए ये आर्टिकल 243D, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। आर्टिकल 334 जो है ये समझो, 334 मैंने आपको संसद में भी बताया है, ये वाला पोर्शन, कि लोकसभा में और विधानसभा में जो SC ST को सीटों का आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण कितनी अवधि तक, मतलब 10-10 अवधि तक बढ़ाया जाता है, 10-10 साल के लिए। तो वो अवधि के तक बढ़ाया जाता है 334 के तहत। इसका पंचायती राज से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, किससे संबंधित, लोकसभा और विधानसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण। और अभी 104वां संविधान संशोधन 2020 होता है। ठीक है ना, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा में, विधानसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 2030 तक लागू रहेगा। ठीक है ना, 2030 तक लागू रहेगा। 2030 में फिर संविधान संशोधन होगा अगर देना होगा तो। ठीक, तो 334 इससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। इस वजह से ऑप्शन है केवल एक सही। क्लियर हो गई चीजें। अगला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्टार्टिंग से चीजें देखते हैं। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज संस्थाओं का गठन पहली बार कहाँ किया गया था, तो सबको पता है राजस्थान के बागोर में किया गया था। राजस्थान के नागौर में, है ना, राजस्थान के नागौर में किया गया था। तो
राजस्थान इसमें नहीं है, राजस्थान इसमें नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट। ये कैसे है इसको भी देखेंगे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं ये मामला क्या है पंचायती राज संस्थाओं का, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं से काफी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लिख दें पंचायती राज। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो और यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपका रिवीजन चल रहा होगा अब तक। ठीक है, और नया पढ़ रहे हो तो भाई साहब नया मत पढ़िए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि एग्जाम सर पे है। तो सबसे पहले पंचायती राज में बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। समझना अच्छे से, स्थानीय स्वशासन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन क्या है, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन है क्या, तो आप क्या बताओगे? तो भाई साहब स्थानीय समस्याओं का, समझिएगा, स्थानीय समस्याओं का मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों स्टार्ट कर रहा हूं ये बताएंगे। ठीक, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा, प्रतिनिधि ना कह के हम लिख दें जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जन प्रतिनिधियों द्वारा के द्वारा समाधान, किसका समाधान? समस्याओं का समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। क्या कि भाई साहब अगर कोई भी स्थानीय समस्या है, समझिएगा, अगर स्थानीय समस्या है, स्थानीय समस्याएं हैं, तो उसका स्थानीय स्तर पर, कहीं बाहर ना जाके स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा, जो स्थानीय का जो हेड है उसके द्वारा अगर समाधान कर लिया जाए, वही स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, डेफिनेशन समझ गई। कई बार क्या होता है डेफिनेशन से ही स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आरओ है, यूपीपी से छोटे मोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा अच्छा बता दिया। ठीक, उसके बाद तो ठीक है, ये चलो समझ गए। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? पहले वन लाइनर ले ले। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। इसको लॉर्ड रिपन को याद रखना है। लॉर्ड रिपन कब? 1882 में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। इसी वजह से स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। उनकी एक पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसमें किया गया था। लिख देते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से भी रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसमें की थी? अब ग्राम स्वराज की कल्पना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थानीय स्वशासन है तो ग्राम तो आएगा ही, है ना। तो इनकी पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ इंडिया, माई पिक्चर ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। ठीक है, यह हुआ था पहले, जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी उसके पहले। अब जब स्वतंत्रता हो गई तो हुआ ये, समझना अच्छे से, अब स्वतंत्रता मिल गई, संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 40 पढ़ा होगा एक, ठीक। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में है, इसमें क्या बोला गया है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये किसमें बोला गया? ये बोला गया है आर्टिकल 40 में। अब समस्या ये है कि आर्टिकल 40 में बोला गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 40 को ही क्या बोला जाता है कि यह प्रावधान, समझिएगा, यह प्रावधान गांधी जी के, ऐसे लिख दें, गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांत से प्रभावित है, सिद्धांत से प्रभावित है। ये क्यों लिखा है प्रभावित है? ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीवादी के दर्शन, या ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल गांधीवादी से समर्थित करते हैं, या कौन सा आर्टिकल गांधीवादी के द्वारा समर्थित है, ऐसे कुछ प्रश्न आ जाए
तो उसमें आप आर्टिकल 40 करोगे। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41, ये दोनों, 41 और मनरेगा वाला है, 43 भी है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी में ज्यादातर गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, ठीक, पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है, समझना है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 2 अक्टूबर 1952 को, डेट पता है? 2 अक्टूबर 1952 को क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक। 1953 को सविस्तार योजना, सविस्तार योजना। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 को सविस्तार योजना, ये दोनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों क्या क्या किए जाते हैं? कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है और सविस्तार योजना चलाई जाती है। अब इन्हीं दोनों कार्यक्रम जब चलाए जाते हैं तो इनकी समीक्षा भी होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इन्हीं की समीक्षा के लिए, समझना है, इन्हीं की समीक्षा के लिए, इन्हीं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक आयोग बना। क्या होता है? इन्हीं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक आयोग बनता है। किन कार्यक्रमों की? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सविस्तार योजना कार्यक्रम आते हैं ग्राम स्वराज्य के उद्देश्य से, तो इन्हीं की समीक्षा के लिए एक आयोग बनता है। और जब आयोग बनता है तो उस आयोग का नाम क्या है? तो उस आयोग का नाम है बलवंत राय मेहता, मेहता आयोग या मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बताइए, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब बलवंत राय मेहता समिति बन गई, क्या बन गई? बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। कब होता है गठन? 1957 में। क्यों? क्योंकि देखो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 53 में सविस्तार योजना, तो फिर इन्हीं की समीक्षा के लिए बाद में 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक। अब इस समिति ने गठन कर दिया तो इस समिति ने रिपोर्ट भी दी होगी भाई। बिना समिति, कोई भी समिति रिपोर्ट के बिना कैसे रहेगी? तो रिपोर्ट देगी। कब रिपोर्ट दी? 1958 को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 को, लेकिन रिपोर्ट कब दी? 1958 को, एक साल बाद जस्ट रिपोर्ट दे दी। अब बड़ी बात यह है, चलो रिपोर्ट तो आ गई, किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आ गई 1958 को। गठन 57 में होता है, रिपोर्ट 58 को आ गई। रिपोर्ट में बोला क्या गया? रिपोर्ट में क्या बोला गया? तो रिपोर्ट में कुछ सिफारिश दी गई। क्या सिफारिश दी गई वो समझना अच्छे से। तो इस रिपोर्ट ने पहले ये कहा कि ऐसा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। क्या दिया? कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। दूसरा दिया कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। अब जाहिर सी बात है, ये समिति है तो सुझाव तो देगी। अब गठन करना न करना वो सरकार का काम है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 सिफारिशें दी थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था और 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। तो यहीं पर मैं नोट करके लिख देता हूं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है कई बार चीजें। क्या? कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है, या बलवंत राय मेहता, हेड तो वही थे ना, तो बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और इसी समिति की सिफारिश पर क्या होता है? इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को, जस्ट एक साल बाद, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री यही है, पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू के द्वारा ही क्या होता है? राजस्थान
राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, ठीक है ना, नागौर लिख देते, गांव पूछा नहीं जाता। राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन होता है। पंचायती राज संस्था का गठन होता है। किसके द्वारा होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्योंकि भाई समिति का काम क्या है? सुझाव देना, उस पर अमल करना वो सरकार का काम है। तो पंडित नेहरू के प्रयासों से क्या हुआ, राजस्थान में पहली बार इसी समिति की सिफारिश पर, किस समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 को दी थी। जस्ट एक साल बाद ही 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज संस्थाओं का पहली बार गठन किया। क्लियर हो गया? अब समझिए, तो कहने वाली बात यह है कि जो ये समिति थी, कौन सी? बलवंत राय मेहता। ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसकी 2 सिफारिशें थी और दोनों मान ली गई। तभी तो बोला गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता, और पंचायती राज संस्थाओं का गठन वो भी त्रिस्तरीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये कह दें, ये बताओ पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना, बलवंत राय मेहता मत कर देना, यहां करोगे आप पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? तो पंचायती राज संस्थाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता है। अभी जब आगे आएगा ना, तो पंचायती राज संस्थाएं जब 73वां 74वां पढ़ेंगे संविधान संशोधन, तो उसमें आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक हम राजीव गांधी को कहेंगे। ठीक है ना? वो कैसे कहेंगे वो भी देखेंगे आगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है आगे। तो ओवरऑल राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो चुका है, लेकिन याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला पहला राज्य, चुनाव करवाने वाला पहला राज्य जहां पे पहली बार चुनाव हुए। पहली बार गठन तो राजस्थान के नागौर में हुआ, लेकिन पहली बार जो चुनाव होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है पहली बार चुनाव? आंध्र प्रदेश में। कब होता है चुनाव? तो 11 अक्टूबर 1959 को, 9 दिन बाद। 9 दिन बाद क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में गठन हुआ और चुनाव पहली बार कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है ये वाला कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? तो पहली बार डायरेक्टली राजस्थान में, लेकिन चुनाव के माध्यम से पहली बार जहां चुनाव हुए वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इसी वजह से ये आंसर सही होते हैं। क्लियर हो गया? तो बलवंत राय मेहता समिति कैसे बनती है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो जो सुझाव दिए उसको अमल कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हो गई कंप्लीट। लेकिन बात अभी यहीं रुकी नहीं, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। बात क्या बढ़ी आगे समझना। 1977 को, हाँ 1970 को मोरारजी देसाई ने क्या किया, एक मोरारजी देसाई की सरकार थी 77-78 के करीब, इन्होंने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। इस अशोक मेहता समिति की क्या क्या सिफारिशें थी, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? सिंपल सा पॉइंट है कि अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 में बलवंत राय के बाद। और अशोक मेहता समिति की क्या क्या सिफारिशें थी, तो इनकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने रट रखा होगा अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की थी, बलवंत राय ने 3 स्तरीय की थी, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की थी, लेकिन बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जो सिफारिशें थी वो देखेंगे। तो पहली सिफारिश थी भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो। थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो लिख लेना है। ठीक है, तो 2 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला स्तर है मंडल स्तर और दूसरा स्तर इन्होंने बताया था जिला स्तर। ठीक है, तो मंडल स्तर, जिला स्तर। बलवंत राय में जो 3 स्तर था वो ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी और जिला स्तर था। ठीक है, वो भी लिख देंगे आगे, लिखा नहीं है मैंने।
यहाँ पे जो 2 स्तरीय बोला, इन्होंने बोला कि 2 स्तर होना चाहिए। कौन कौन सा? एक मंडल स्तर होना चाहिए, एक जिला स्तर होना चाहिए। बोला, माना नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, त्रिस्तरीय लागू है, 2 स्तरीय थोड़ी ना लागू है। बलवंत राय वाली लागू है। तो अशोक मेहता ने ये एक सिफारिश दी थी। दूसरी सिफारिश इनकी थी, समझिएगा, दूसरी सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जो राजनीति वाले दल हैं उनको भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा मिले। भाई अगर ऐसी कोई संस्था बन गई, उसमें बढ़ावा कैसे मिलेगा जब तक उसमें पॉलिटिकल कुछ हो नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लिख दें, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लें, पार्टिसिपेट करें, ताकि इसको बढ़ावा मिले। ये किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने ही कहा था। ठीक, और क्या कहा था? और कुछ कहा था? बिल्कुल, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि पंचायती राज के चुनाव में, पूरा ही लिख देने भूल जाओगे, पंचायती राज के चुनाव में, देखिए ये सब चीज़ें आपको बुक में जरूर मिल जाएंगी, लेकिन बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक, चुनाव में क्या है कि SC ST को आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। तो आरक्षण की बात पहली बार किसने की? अशोक मेहता समिति ने की। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता में ये सब कुछ नहीं था। आरक्षण की बात अशोक मेहता समिति में की गई। ठीक है, इन्होंने कहा महिलाओं को भी आरक्षण दो भाई, महिलाओं को पीछे क्यों रखोगे? महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, किसमें? पंचायती राज में। कितना दिया जाए? 1/3। ठीक है, और क्या किया जाए? तो प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज एक विभाग बनाया जाए, इसी के नाम से। पंचायती राज संस्था का गठन तो हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन विभाग भी बनवाया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। अब होता यह है कि इस समिति, किस समिति? अशोक मेहता समिति, समझिएगा, इस समिति की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव करवाए गए। ऐसे लिखते, करवाए गए। मतलब कहने का है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पहली बार चुनाव कहाँ हुए, तो आंध्र प्रदेश में हुए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर पहली बार चुनाव कब हुए? अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर चुनाव कब हुए? तो कहाँ हुए? पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हुए। ठीक है, तो समिति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चुनाव पूछेगा तो बता देना है कि बलवंत राय मेहता में कहाँ चुनाव हुए थे, अशोक मेहता ने क्या क्या बताया था। तो 5 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए, ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश में ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए, तो अशोक मेहता समिति ने कहा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो त्रिस्तरीय हो गया, द्विस्तरीय हो गया। ठीक है, 2 समितियां देख लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे अब सीधे। आगे चलें अगर तो 1 मिनट, 1985 में, समझिएगा, राजीव गांधी सरकार है। तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम है GVK राव समिति। GVK राव समिति, नाम थोड़ा सा अच्छे से देखना है। ठीक है ना, तो पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, 1959, 1957, 1977, फिर 1985 में क्या? GVK राव समिति। अब इस समिति की सिफारिशें क्या क्या थी? ये जितनी भी समितियां बन रही हैं, ये सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए बन रही हैं कि कैसे हम अच्छा कर सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, तो GVK राव समिति ने क्या क्या बोला? बलवंत राय ने जो जो बोला था पढ़ लिया, अशोक मेहता ने जो जो बोला वो भी पढ़ लिया। अब GVK राव समिति ने क्या क्या बोला, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए,
जीवीके राव समिति की सिफारिशें। तो क्या क्या सिफारिश थी जीवीके राव समिति की? तो पहली सिफारिश तो यही थी इंपॉर्टेंट, और लगभग लगभग एक ही सिफारिशें, इसको याद भी करना है। इस समिति ने चार स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई साहब, द्विस्तरीय किसने बोला था? अशोक मेहता ने बोला था। त्रिस्तरीय किसने बोला था? बलवंत राय ने बोला था, जो आज तक लागू है। चार स्तरीय किसने बोल दिया? तो जीवीके राव समिति ने चार स्तरीय बोल दिया। ये चार स्तर कौन कौन है? तो पहला स्तर इन्होंने कहा था कि भाई राज्य स्तर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्तर जिला स्तर होना चाहिए, तीसरा स्तर क्या था? मंडल स्तर होना चाहिए। और चौथा स्तर क्या बोल दिया इन्होंने? ग्राम स्तर होना चाहिए। चार स्तरीय बोल दिया, काफी बड़ी संस्था बनवा दी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने एक चीज बोली थी कि जिला विकास आयुक्त नामक एक पद भी बनाया जाए, ठीक। तो ओवरऑल बात इतनी है। एक ही इसमें सिफारिश थी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवीके राव समिति की सिफारिश में क्या बोला गया? चार स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। वो चार स्तर कौन कौन से हैं? ये हैं, ठीक है। तो तीन समितियां हम लोगों ने देख ली, फिर आगे चले तो बात अभी बनी नहीं है। 1986 में किसकी सरकार? राजीव गांधी तो है, राजीव गांधी। राजीव गांधी के द्वारा ही एक समिति का फिर गठन किया गया, जिसका नाम था अगले साल ही, जिसका नाम था लक्ष्मी मल। एक मिनट अच्छे से लिख दें इसको, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जिसको शॉर्ट में हम एलएम सिंघवी कहते हैं। इसका गठन कर दिया कब? 1986 में। 85 में गठन हुआ था जीवीके राव समिति का, इसने चार समिति बता दी, और 1986 में एलएम सिंघवी का गठन होता है। इस समिति ने एक ही बात जो बोली, बहुत बार बार बोले, क्या बोलते हैं, बार बार वही पूछा जाता है कि इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, हाँ, क्या चीज था? संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि संवैधानिक दर्जा दो। अभी तक क्या बोले थे सब कि भाई साहब एक स्तरीय होना चाहिए, दो स्तरीय होना चाहिए, तीन स्तरीय, दो स्तरीय, चार स्तरीय, ये होना चाहिए। स्तर वाली बात कर रहे थे सब। अशोक मेहता समिति ने थोड़ी सी चीजें बढ़ा दी थी कि भाई आरक्षण वगैरह दिया जाए, लेकिन एलएम सिंघवी ने पहली बार बोल दिया क्या दिया जाए? भाई साहब संवैधानिक दर्जा दिया जाए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जल गई सबकी, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद एक चीज बोली कि भारत में जनता का जो प्रत्यक्ष भागीदारी है, उसके लिए ग्राम सभा का भी गठन किया जाए, है ना। सीधे ये लिख देता हूं, ग्राम सभा का गठन किया जाए। किसने बोल दिया? एलएम सिंघवी ने किया जाए, ठीक। बाकी आगे नहीं चलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यह है कि राजीव गांधी ने जैसे ही एलएम सिंघवी का गठन किया था और उसने बता दिया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो सरकार को लगा कि हाँ यार ये तो पॉइंट अच्छा है। तो क्या हुआ कि राजीव गांधी ने 1988 में एक और समिति बना दी। उस समिति का नाम है पीके थुंगल समिति। ये क्यों बनाई थी? ये समिति क्यों बनाई थी? ये समिति इस वजह से बनाई थी कि जो एलएम सिंघवी है, जो बातें बताई हैं, इनकी समीक्षा करो, क्योंकि ये समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो पीके थुंगल समिति बनी। किस लिए बनी थी? एलएम सिंघवी की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए। मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ चीजें, ठीक है, मैं केवल बोल रहा हूं।
पीके थुंगल समिति का गठन इस वजह से हुआ था क्योंकि एलएम सिंघवी की समिति की सिफारिशों को, जो सिफारिशें हैं उनकी समीक्षा की जाए। जैसे ही पीके थुंगल समिति ने समीक्षा की किसकी, एलएम सिंघवी की सिफारिशों की, तो पीके थुंगल ने भी बोल दिया कि हाँ, क्या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। किसने कह दिया, पीके थुंगल ने। इसने भी कहा था एलएम सिंघवी ने, पीके थुंगल ने भी बोल दिया। तो कुल मिला के ये बात फिक्स हो गई कि हाँ भाई संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राजीव गांधी ने क्या किया, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, बलवंत राय मेहता समिति कैसे बनती है, फिर अशोक मेहता समिति कैसे बनती है, फिर जीवीके राव कैसे बनती है, फिर एलएम सिंघवी कैसे बनती है, पीके थुंगल कैसे बनती है। जैसे पीके थुंगल ने प्रूव किया, कंफर्म किया कि हाँ जो एलएम सिंघवी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पीके थुंगल भी, समिति भी वही कह रही है कि एलएम सिंघवी, पीके थुंगल ने भी और एलएम सिंघवी ने भी, दोनों ने क्या किया, एक ही सिफारिश को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी कि भाई साहब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद 1989 में, ठीक एक साल बाद, राजीव गांधी सरकार के द्वारा, ऐसे लिख दे, पूरा लिख दे, सरकार द्वारा ग्रामीण और नगरीय स्वशासन को, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, अच्छा कैसे देंगे संवैधानिक दर्जा, भाई साहब संविधान में लागू करवाएंगे तभी तो संवैधानिक दर्जा देंगे, आर्टिकल बनाएंगे संविधान में लागू करवाएंगे, कैसे लागू होगा, तो भाई साहब विधेयक आएगा। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां वाह 65वां संविधान संशोधन लाया गया। 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक, पूरा लिख दें, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। कहां लाया गया था, लोकसभा में लाया गया। अब आपने एक चीज पढ़ी है पार्लियामेंट, जब मैंने बताया था पार्लियामेंट, शायद वीडियो नंबर 8 या 10 था वो, है ना, आप एक बार देख लेना, उसको पढ़ लेना, समझ में ना आया हो तो। मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, जाहिर सी बात है, और राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी है। कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा में पास होने से पहले ही लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो वो जो विधेयक है वो क्या होगा, विधेयक है वो रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सेम चीज यहां पे वही हुई कि लोकसभा में 64वां 65वां संविधान संशोधन लाया गया और जैसे ही वो राज्यसभा में गया उसके पहले ही लोकसभा भंग हो गई, और जैसे ही लोकसभा भंग हुई तो वो विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहां पे लिख दें राज्यसभा, समझ तो गए हो, शॉर्ट में लिख देता हूं, लोकसभा में लाया गया लेकिन लोकसभा के भंग होने पर विधेयक रद्द हो गया। भाई जाहिर सी बात है, वो तो कह ही रहे थे कि चलो संवैधानिक दर्जा दिया जाए 64वां 65वां, देखिए जब रद्द हो गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये प्रावधान है, ठीक है, तो रद्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से, लेकिन ला कौन रहा था, राजीव गांधी, ठीक है, तो इसी वजह से नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है, क्या, कि आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है, राजीव गांधी को। पंचायती राज संस्थाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक राजीव गांधी को। विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, ठीक। तो ये सब चीजें थोड़ा सा वन लाइनर पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, याद रख लेना। तो अब ये विधेयक तो रद्द हो गया, फिर क्या हुआ, चलो विधेयक तो रद्द हो गया, कोई समस्या नहीं है, फिर क्या हुआ, फिर 1991 ईस्वी में
क्या 1991 ईस्वी में किसकी सरकार है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है। इन्होंने भी कुछ रिपोर्ट उठा के देखी कि हाँ भाई सब ये तो थोड़ा अच्छा है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्हीं की सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया। ठीक है, और ये क्या हुआ उस समय फिर पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत या ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख था, पंचायती राज। और 74वें के तहत नगरीय स्वशासन, इसका नगरीय स्वशासन या नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें के तहत। तो अब जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। हम लोगों ने अपनी स्टोरी 1952 से शुरू की थी, राष्ट्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू की थी और हम लोग आ गए हैं 1992 में। ठीक है, इसके बीच कैसे क्या क्या पंचायती राज में घटा चीज़ें, और चुनाव कहाँ कहाँ हुए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कैसे क्या क्या प्रयास हुए, किसने पंचायती राज दर्जा देने की बात कही। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया और फाइनली रूप से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो भाई साहब संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। ठीक, अब संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इनका प्रावधान भी हुआ संविधान में, कहाँ किस एक्ट में रखा गया, इसको एक पेज में बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो 73वें संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे देख लेंगे 74वां संविधान संशोधन। क्लियर है? 73वां 74वां दोनों देख लेते हैं। यहीं पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो मैं अपने तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बुक से पढ़ना हो बुक से ही पढ़ सकते हो, समझिए। तो क्या क्या होता है, तो 73वां जो इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत, ग्रामीण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। क्या मिलता है? संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसके तहत क्या होता है? नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलता है। जब संवैधानिक दर्जा मिलता है तो इसको भाग 9 में रखा जाता है, भाग 9 जोड़ दिया जाता है, इसको भाग 9A में जोड़ा जाता है। इसके लिए जो अनुसूची होती है, अनुसूची 11 में रखा जाता है। इसको जो अनुसूची होती है, अनुसूची 12 में रखा जाता है। ठीक, इसको आर्टिकल की अगर बात करें तो 243 से लेकर 243O तक इसका प्रावधान है। इसका जो आर्टिकल की बात करें तो 243O के बाद क्या आता है? पी आता है ना, तो पी से लेकर 243ZG तक प्रावधान है। लागू कब हुआ था ये? 24 अप्रैल 1993। देखो, संविधान संशोधन 73वां 74वां 92 में आया, 92 में पारित हुआ, लेकिन लागू होता है ये सब चीज़ें एक साल बाद 93 में। ठीक है, 24 अप्रैल। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसको कब लागू होता है? ये होता है 1 जून 1993 में लागू होता है। ठीक, कार्य, इसके कार्य कितने हैं? 29 कार्य इसको दिए जाते हैं, और इसके कार्य कितने हैं? 18 कार्य इसको दिए जाते हैं। ये तो पढ़ाई होगा, ठीक है ना। 29 कार्य इसके हैं, 18 कार्य इसके हैं। बताओ भाई, समझ में आ गई चीजें? अब इसके जो आर्टिकल है, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने हैं। अब 243 से लेकर 243O की बात करें तो 16 आर्टिकल है। 16 आर्टिकल में 16 के 16 नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने 80% पंचायती राज संस्थाएं खत्म कर दी, 80%। 20% में क्या बचा? इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचे हैं बस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर आर्टिकलों को बाद में देख लेंगे। क्लियर है? चलिए पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है।
इनको अच्छे से नोट भी कर सकते हो आप लोग, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। चलिए क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था? तो राजस्थान के बागौर में ही पहली बार स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपी पीसीएसजे, देखो पीसीएसजे 2018 में भी आ चुका है, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, सेम रैंकिंग में है, मतलब पहले में यही स्टेटमेंट है, दूसरे में भी यही स्टेटमेंट है। याद है आपको? नहीं याद है? ये देखो वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं ठीक ठाक। तो कौन सा है इसका प्रावधान? 243D में किया गया है, बिल्कुल सही है। 334 आर्टिकल ही नहीं है पंचायती राज में, कहाँ 243 से 243Z तक पूरा का पूरा मामला है इसमें, पंचायती राज और नगर पालिका। 334 है ही नहीं, तो दूसरा तो वैसे भी नहीं होगा, बचा क्या? ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, समिति है, नियुक्ति का वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में ही होता है ना, रिपोर्ट 58 में देते हैं। अशोक मेहता समिति, जिसने बोला था द्विस्तरीय होनी चाहिए, 1977 में ही होता है। एलएम सिंघवी 1986 में, और एलएम सिंघवी ने क्या बोला था? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो एलएम सिंघवी की समीक्षा के लिए पीके थुंगल बनती है, कब? 1988 में, राजीव गांधी के द्वारा ये दोनों बनती हैं। बिल्कुल सही है, सही मिलान है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज द राइट। और देखो 22 में ही आ चुका है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज में 9 है, अनुसूची है, भाग नहीं है। अनुसूची कौन सी है? पंचायती राज में 11 है, और नगर पालिका में, नगर स्वशासन में 12 है, ठीक है। तो 11 कैसे लिखेंगे? तो पहले 10 लिखो, 10 उसके बाद 1 लिखो, 11 हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो ये कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी कि पंचायती राज संस्थाओं का जनक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक तो राजीव गांधी लिखे हैं। देखिए पंचायती राज संस्थाओं का शिल्पी, शिल्पी का मतलब है शिल्पकार। शिल्पकार कौन होता है? जो बनाता है चीजें। त्रिस्तरीय चीजें बनाई किसने थी भाई? त्रिस्तरीय लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तभी तो उनको जनक कहा गया, लेकिन बनाया किसने था? तो त्रिस्तरीय बनाया था किसने? किसने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय होनी चाहिए? बलवंत राय मेहता ने तो सुझाव दिया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ है कि नहीं? सिंपल, थोड़ा शब्द पकड़ना है यहाँ पे। शिल्पी का मतलब होता है बनाना, तो पंचायती राज संस्थाओं का शिल्पी मतलब त्रिस्तरीय जो लागू है, तो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ये बनाई किसने थी? तो बी आर मेहता ने, या बलवंत राय मेहता ने तो बनाई थी। क्लियर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी पीटी नेहरू का नाम नहीं है, केवल समितियों के नाम है। तो समिति में केवल बी आर मेहता समिति ऐसी है जिसकी लागू है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है। तो पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता आती है, मतलब 3। उसके बाद आती है अशोक मेहता 1। उसके बाद आती है GVK राव समिति, मतलब 4। और उसके बाद आती है LM सिंघवी, और उसके बाद आती है पीके थुंगल। तो पीके थुंगल तो है ही नहीं। 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ भाई सही है कि नहीं? ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 40 में दिया गया है, और ये एक DPSP है, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित
मतलब जो लागू है, जिसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, किसको मिला है? त्रिस्तरीय को मिला है ना। तो स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। जो 3 स्तर है वो कौन कौन से हैं? अशोक मेहता ने 2 स्तर दिया था, जीवीके राव समिति ने 4 स्तर दिए थे, सभी कुछ बता चुके हैं। तो जो 3 स्तर थे वो थे क्या क्या? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। तो पहली बात तो ब्लॉक का कोई काम नहीं है, हटा दो, इसमें ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक है, बस बचा क्या? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत है, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जब लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं में पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, और 12वें में नगर पंचायत है या नगरीय सुशासन है। तो 11वें पंचायत में 29 विषय हैं और 12वें अनुसूची में जो नगर पालिका या नगरीय सुशासन है उसमें 18 विषय हैं। तो 11वें में पूछा है 29 विषय। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। बताइए। तो भाई साहब स्थानीय स्वशासन है ना, कहीं पर मैंने ग्रामीण का प्रयोग तो किया ही नहीं है, स्थानीय स्वशासन ही है, ठीक है ना। अब ग्रामीण यहाँ पे नहीं होगा, ग्रामीण कर भी मत देना। क्यों? क्योंकि 3 स्तर है ना इसके, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत। तो जिला तक जा रहे हैं ना, तो ग्रामीण केवल कैसे हो सकता है? तो स्थानीय स्वशासन केवल, ठीक है ना। डेफिनेशन में भी मैंने आपको केवल स्थानीय स्वशासन इसी वजह से करवाया था, डेफिनेशन में ही इसका पूरा उत्तर छुपा हुआ है। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लॉजिकल प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पहला है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, हमको नहीं पता, आगे देखें। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो, पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो, अब विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता पता होनी चाहिए। फिर है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। ठीक, उसके बाद वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज सदस्यता के लिए अर्ह होंगे, मतलब योग्य होंगे। आप समझिए, इसमें 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही, तो ये तो गलत है क्योंकि 21 वर्ष होती है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो वही बन सकता है। गलत, जब विधानसभा की ही योग्यता नहीं रख रहा है तो पंचायती राज कैसे बन सकता है? सभी व्यक्ति पंचायती राज के लिए सदस्य बन सकते हैं, सभी व्यक्ति नहीं बन सकते। व्यक्ति में तो 18 वर्ष का भी व्यक्ति आता है, 20 वर्ष का भी व्यक्ति आता है, तो वो नहीं बन सकता ना। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 21 वर्ष कंप्लीट हो, पंचायतों के चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। अब राज्य विधानसभा की योग्यता क्या है? देखिए समझिए, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। राज्य विधानसभा की जो योग्यता है वो लोकसभा के बराबर है, मतलब 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, इतनी विधानसभा की योग्यता दी हुई है। लेकिन खासकर पंचायती राज की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे पूरी चीजें बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे जो प्रावधान लिया गया है, मतलब जो संविधान में लिखा है, वो क्या लिखा है समझिएगा। 21 वर्ष मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रावधान, किसका प्रावधान? योग्यता का। योग्यता का प्रावधान क्या है? तो पहली बात, योग्यता का प्रावधान सदस्यों की योग्यता क्या है? योग्यता की बात हो रही है ना। योग्यता है आर्टिकल 243F में, 243F में योग्यता क्या है? 21 वर्ष आयु हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अन्य योग्यता का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। अन्य जो भी योग्यता होंगी उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा।
लेकिन एक ही योग्यता फिक्स है, 21 वर्ष की आयु हो और भारत का नागरिक हो। तो विधान देखो यहाँ पे ए बी सी सही नहीं है, लेकिन डी वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। और ये बात समझ रहे हैं कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों वो अब विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। अब चुने जाने की योग्यता क्या रहेगा, जब भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। यहाँ पे एज काउंट नहीं होगी, एज तो आपकी 21 वर्ष ही है क्योंकि लिखा हुआ है डायरेक्टली, ठीक। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कैसे क्या क्या करोगे। क्लियर है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। ओके, तो हमारे हो गए हैं सारे प्रश्न समाप्त। समझिएगा, सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आज हम लोगों ने पंचायती राज देखा। अब बहुत ही अच्छा चैप्टर है पंचायती राज, और यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आना, फिक्स है। तो पंचायती राज का ये पार्ट नंबर 1 ले लो आप। क्यों पार्ट नंबर 1 क्यों ले लो, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल, क्योंकि पंचायती राज में आर्टिकल देखेंगे। अभी वित्त आयोग का गठन होगा, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सब चीज़ों का गठन होगा ना। अभी तो वे तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनको हम लोग अगले टर्न पर देखेंगे ना, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको देखना है, इनको देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। क्लियर, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।